नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ संघवाद का ये तीसरा वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव के क्या क्या बिंदु हैं, इन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। पिछले पृष्ठों में हमने बहुत कुछ पढ़ा, जिसमें हमने संविधान ने केंद्र को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की है और संविधान विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग पहचान को बनाने पर जोर देता है और फिर भी वह केंद्र को अधिक शक्ति भी प्रदान करता है। एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तो ये स्वाभाविक ही है विद्यार्थियों कि पूरे देश के शासन में अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्ति भूमिका की मांग उठाई जाए, मतलब ज्यादा शक्ति की और ज्यादा भूमिका की मांग उठाई जाए। इसी कारण राज्य ज्यादा शक्ति की मांग करते रहते हैं समय समय पर, और समय समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग भी उठाई है, और इससे केंद्र और राज्यों के बीच में आपस में संघर्ष और विवादों को जन्म भी मिला है। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका के करने के साथ ही जब स्वायत्तता की मांग की बात आती है तो इसमें एक राजनीतिक सवाल भी आता है, और जिसे केंद्र और राज्य बातचीत के द्वारा ही इसे हल कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक मसला बन जाता है और केंद्र और राज्य के आपसी बातचीत के माध्यम से ही इसे हल किया जाता है। अब सबसे पहला विवाद हमारे सामने आता है, तनाव के जो बिंदु हैं उसमें हम देखें सबसे पहला केंद्र राज्य संबंध। बिल्कुल यही बात जो अभी हमने कही वही बात आती है इसमें कि संविधान तो एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, एक संरचना है। इस पर ईंट गारा सुर्खी चूना चढ़ाने का काम राजनीतिक वास्तविकताओं द्वारा होता है। कहने का मतलब है जो ये फ्रेमवर्क बनाया गया है, संविधान का जो ढांचा बनाया गया है, इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, नियम है, कानून है, विधान, सभी चीजें हैं इसमें, और राजनीति की बहुत सारी वास्तविकताएं भी हैं इसके अंदर। इसके साथ ही भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का भी काफी प्रभाव पड़ा है। 1950 और 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव को रखा। मतलब हम देखें तो 1950 और 60 के दशक में जो नेहरू जी थे, उन्होंने संघात्मक व्यवस्था की नींव को यानी बुनियाद को अच्छे तरीके से उन्होंने सींच दिया था। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा और नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्य के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य भी रहे। राज्यों की आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकेंगे, और इसके अतिरिक्त केंद्र तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफी आशा बंधी थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब नेहरू जी थे तो उन्होंने संघीय व्यवस्था को काफी अच्छी प्रकार से एक बुनियादी रूप में काफी कुछ उसको सींचा था, और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि केंद्र और राज्यों में आपस में केंद्र में भी और राज्यों में भी कांग्रेस का ही वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। अगर इनकी शासन व्यवस्था के बारे में अगर अध्ययन करें तो 1950 के दशक में और 60 के दशक में कांग्रेस का ही वर्चस्व राज्यों में भी था और केंद्र में भी था। और नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध था वो बहुत शांतिपूर्ण था और बहुत ही सामान्य पूर्वक रहा। 1960 के दशक के बीच में कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल की सत्ता भी आ गई। कहने का मतलब है केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार है तो अन्य राज्यों में अगर हम बात करें तो विभिन्न राज्यों में विरोधी दल की सत्ता ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, और इससे राज्यों की और ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग और भी ज्यादा बलवती यानी कि और ज्यादा प्रगति पर बढ़ती चली गई। और इस मांग के पीछे प्रमुख कारण यह था विद्यार्थियों कि केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दल सत्ता में थे, और राज्य की सरकारों में ने केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों में संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसी आसान नहीं रह पाई, क्योंकि दोनों जगह केंद्र और राज्यों में दोनों में पृथक पृथक दल की सरकारें थी, और इस विचित्र राजनीतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर बहुत सा वाद विवाद छिड़ चुका था। आखिरकार 1990 के दशक से कांग्रेस का वर्चस्व काफी कुछ खत्म हो चुका था, और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युग में भी प्रवेश कर चुके थे हम लोग, और राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों सत्तारूढ़ हो चुके थे। मतलब राज्यों में भी अलग अलग राष्ट्रीय दल भी थे और क्षेत्रीय दल भी स्थापित हो चुके थे। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ गया
और विविधता का आदर हुआ और एक मंझे हुए संघवाद की शुरुआत हो चुकी थी। और इस तरह दूसरे दौर में स्वायत्ता का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्म हो चुका था। मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मजोशी से ये स्वायत्ता का मसला जो है अस्तित्व में आने लगा था। कहने का मतलब है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार होंगी तो निश्चित रूप से ये स्वायत्ता की मांग और राज्यों में शक्ति को और वृद्धि करना या उसकी बढ़ोतरी करने में आपस में बहुत ज्यादा विवाद और संघर्ष जो है, या हम कहें तनाव की जो व्यवस्था है, वो काफी कुछ बढ़ चुकी थी। इस कार्टून में बच्चों हम देख सकते हैं कि बड़ी दिलचस्प बात है कि कानून और संविधान ही सारी बातों का फैसला नहीं करते। आखिरकार असली राजनीति ही हमारे सरकार के रूप रंग का फैसला करती है। कहने का मतलब है कि संविधान ही नहीं करता हर चीज का फैसला, राजनीति के माध्यम से भी विवादों का, संघर्षों का फैसला किया जाता है। अब दूसरा तनाव का बिंदु हम देख सकते हैं स्वायत्ता की मांग। समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्ता देने की मांग भी उठाई, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्ता का अलग अलग मतलब था। कभी कभी इन मांगों के पीछे यह इच्छा होती थी कि शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए और राज्य को ज्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाए। समय समय पर अनेक राज्यों, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और दलों द्रमुक, अकाली दल, माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वायत्ता की मांग की। एक अन्य मांग यह है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए, संसाधनों पर उनका ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय सहायता भी कहा जाता है। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब की स्वायत्ता की मांगों में भी ज्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा छुपी हुई है। स्वायत्ता की मांग का तीसरा पहलू प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित है और विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वायत्ता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। और तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ राज्य ऐसा महसूस करते रहे हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों पर वर्चस्व है और दरअसल 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में भी आंदोलन हुए। इस कार्टून में बच्चों हम देख सकते हैं कि संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा पर बहस के दौरान नेहरू को हिंदी भाषी प्रांतों में दूसरों के प्रति उदारता बरतने के लिए आग्रह करना पड़ा। तो बच्चों आप इस प्रकार देख सकते हैं कि इस चित्र के माध्यम से किस प्रकार से इसमें व्यक्त किया गया है कि राष्ट्रीय भाषा को किस तरीके से हिंदी भाषी प्रांतों से दूसरों के प्रति उदारता बरतने के लिए कहा गया। इसके साथ ही बच्चों डीएम के पार्टी ने भी भारत और संविधान की प्रभुसत्ता और अखंडता के अंतर्गत राज्यों को अधिकतम शक्तियों की मांग भी करी और इसी प्रकार से अकाली दल ने राज्यों के लिए अधिक वित्तीय सहायता की मांग करी, हमने इसको देखा। और राज्य सरकारों के विकास के लिए ऋण एवं अनुदान देने की कुछ हद तक स्वतंत्रताएं भी उन्होंने प्राप्त करने का प्रयास किया और राज्यों को और अधिक प्रशासनिक अधिकार दिए जाने की भी बात, जैसे इसमें कहा गया तीसरा पहलू जो था प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित, तो प्रशासनिक शक्तियों को भी प्राप्त करने की बात भी इसमें कही गई। वित्तीय शक्तियों को भी प्राप्त करने की बात की गई कि वित्तीय शक्ति के आधार पर भी जो है राज्य सशक्त हो, मजबूत हो। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं विद्यार्थियों 1960 के बाद 1966, 67, 68 में भी हम देख सकते हैं जब राज्यों में विभिन्न दलों की सरकार जब आने लगी तो बहुत से ऐसे स्वायत्त संबंधित मुद्दे जो हैं राजनीति के अंतर्गत तनावग्रस्त रूप में आने लगे। अब इसके बाद हम देखते हैं विद्यार्थियों राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का विषय रही। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक के राजनीतिज्ञ भी हुए हैं। फिर भी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है। ये सभी को विदित है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्य में अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं तब राज्यपाल की भूमिका बहुत ही विवादास्पद रहती है। मतलब केंद्र में अलग दल की सरकार और राज्यों में अलग दल की सरकार हो तो स्थिति बहुत ज्यादा विवादास्पद हो जाती है। केंद्र राज्य संबंधों में जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र
केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया और इस आयोग को सरकारिया आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? 1983 में। इस आयोग ने 1998 में अपनी एक रिपोर्ट में ये सिफारिश की कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। एक और कारण से राज्यपाल की शक्ति और भूमिका में विवादास्पद रहा है इसका राज्यपाल की शक्ति और भूमिका, वो है संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जो इमरजेंसी के लिए लागू किया जाता है, आपातकाल लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्यों के अंतर्गत। किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति की इसके अलावा और भी शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्ति, जिसको हमने कार्यपालिका के अध्याय में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था, जिसमें हमने 352 और 360 की भी बात की थी। 352 और 360 और 356 ये 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। इसके द्वारा राज्यों में किसके द्वारा? 356 के द्वारा। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और इस प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। मतलब संविधान जो है राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाएगा, तब राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमोदन जो है राष्ट्रपति से करेगा। ऐसी स्थिति में परिणाम स्वरूप क्या होता है? संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है, मतलब उसको अपने नियंत्रण में कर लेती है और इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है और राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा भी कर सकता है। इससे अनेक विवाद भी पैदा हुए और कुछ मामलों में राज्य सरकारों का विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया और कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी किए गए और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है, क्योंकि न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, किसी भी अनुच्छेद को व्याख्या करने का अधिकार उसे है न्यायपालिका को। तो इस प्रकार का संवैधानिक रूप से वह कार्य कर रही है या नहीं कर रही राज्य सरकार, तो उसकी संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। संविधान में लिखित नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जिस प्रकार से संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को है, तो संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार भी न्यायपालिका को यानी सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास रही और केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया और उसने राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। और उदाहरण के लिए सन 1980 के दशक में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो राज्यों में आपातकाल की घोषणा करीब 100 से भी ज्यादा बार हो चुकी है और यह एक बहुत बड़ा विवाद भी बन जाता है जब राज्यों में राज्यपाल आपातकालीन व्यवस्था का अनुमोदन राष्ट्रपति से करता है और राष्ट्रपति अपने अधिग्रहण में जो है राष्ट्रपति या केंद्रीय सरकार की हम बात करें तो वो अपने अधिग्रहण में उस राज्य सरकार के शासन को ले लेता है और बहुत सारी शक्तियों पर अधिकांश शक्तियों पर राज्य की अधिकांश शक्तियों पर केंद्र का ही अधिग्रहण हो जाता है। राज्य के संबंधी किसी प्रकार का कानून बनाना हो उस राज्य संबंधी जिसमें आपातकाल लगा है तो केंद्र सरकार ही उसमें कानून का निर्माण करती है। अभी कार्टून में आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये कहना एक दुर्भावना से भरा झूठ है कि हमने गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराया है, हमने अपनी सरकार को भी गिराया है, जैसे उत्तर प्रदेश और सिक्किम से में संभव है बाद में बिहार, मध्य प्रदेश आदि को भी सरकार की भी हम अपनी सरकार गिरा दे। ये कहने का तात्पर्य इनका ये है कि केंद्र में यदि कांग्रेस का शासन है तो ऐसा नहीं है कि जहां कांग्रेस का शासन नहीं है वहीं पर ही हमने सरकार गिराई है, और भी जगह
जहां पे कांग्रेस का शासन है वहां पर भी सरकार गिराई गई है। इस प्रकार से इन्होंने अपना वक्तव्य कहा है। राज्य सरकारों को गिराने का खेल हर किसी को अच्छा लगता है, ऐसा इसमें चित्रित किया गया है। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको तनाव के ये बिंदु काफी कुछ समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ अन्य तनाव, केंद्र और राज्यों के बीच में जो तनाव के बिंदु हैं, अन्य तनावों को हम लेकर के आगे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।